हेलो स्टूडेंट्स, बहुत बहुत शुक्रिया, स्वागत है आपका। आज मैं आप लोगों को इकोनॉमिक्स में माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है और उसमें उसके टाइप्स क्या होते हैं उसके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। बेसिकली माइक्रो इकोनॉमिक्स जो होता है, देखिए माइक्रो का मतलब होता है बड़ा, पूरा या कंप्लीट, है ना। तो जब कोई चीज़ बड़ी बात हो, कंप्लीट करने की बात हो या पूरी हो या होल इंटायर जिसको भी बोलते हैं, उसका ही मतलब होता है माइक्रो। अब इकोनॉमिक्स में जब हम सारी चीज़ों की स्टडी करेंगे, कोई भी टर्म्स छूटने ना पाए, तो वो कहलाएगा मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स में हर एक चीज़ का स्टडी करना, सारे टर्म्स के बारे में जानना कहलाता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसीलिए शॉर्ट फॉर्म में इसे बोल दिया कर देते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स इज़ द स्टडी ऑफ इंटायर इकोनॉमी, स्टडी अबाउट होल इकोनॉमी, ये भी कह सकते हैं। मैक्रो इकोनॉमी को हिंदी में बोलते हैं समष्टि अर्थशास्त्र, यानी संपूर्ण अर्थशास्त्र। एग्जाम्पल के तौर पे एग्जाम्पल हम ले सकते हैं समष्टि अर्थशास्त्र यानी मैक्रो इकोनॉमी में, जैसे एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट का मतलब ही होता है टोटल और मैक्रो का मतलब भी होता है टोटल या बड़ा। इसीलिए एग्रीगेट डिमांड जो हमारा होता है यानी टोटल मांग हमारी टोटल कहलाती है एग्रीगेट डिमांड, यानी ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक अच्छा और छोटा सा एग्जाम्पल है। एग्रीगेट डिमांड का मतलब ये हुआ कि कोई भी कंपनी हो, कोई भी इंडस्ट्री हो, वो अपने सारे प्रोडक्ट्स को, कोई भी इंडस्ट्री अपने सारे प्रोडक्ट्स को मार्केट में जब सेल आउट कर रहा होता है और उसके सारे प्रोडक्ट की नीड बढ़ी हो या डिमांड उसकी बढ़ती जा रही हो और प्रोडक्ट सेल आउट हो रहा हो, इसका मतलब ये है कि उस कंपनी का, उस इंडस्ट्री का, उसका जो प्रोडक्ट है उसका डिमांड जो है वो एक एग्रीगेट डिमांड है, क्योंकि उसकी डिमांड बढ़ रही है और मार्केट में सेल आउट हो रही है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ कमोडिटी की। ठीक है, कमोडिटी का मतलब होता है वस्तुएं या सामान, है ना, या कोई चीज़, उसको बोलते हैं कमोडिटी। अब ये कमोडिटी कितने तरीके की होती है, कई तरीके की हो सकती हैं, लेकिन बेसिकली यहाँ पर हम लोग 4 टाइप्स की कमोडिटी का स्टडी करेंगे, उसका अध्ययन करेंगे। पहला आता है कंज्यूमर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स का मतलब होता है उपभोक्ता वस्तुएं। उपभोक्ता का मतलब ये होता है कि वो वस्तुएं जिसको कस्टमर यूज़ करता है। तो कस्टमर जो यूज़ करता है जिसको, उसी को उपभोक्ता बोलते हैं, यानी कंज्यूमर वस्तुएं बोलते हैं, यानी कंज्यूमर गुड्स बोलते हैं। अब कंज्यूमर गुड्स वो गुड्स होते हैं जिसमें कोई भी कमोडिटी हो, कोई भी सामान हो, उसकी डिमांड हो और वो डिमांड जो है उस कस्टमर की सेटिस्फैक्शन को पूरा कर दे, उस कस्टमर के सेटिस्फैक्शन को क्या करे, पूरा कर दे, और वहाँ कोई भी प्रॉफिट की ज़रूरत ना हो। फिर से समझिएगा, जैसे मैं कस्टमर हूँ, है ना, और मुझे किसी सामान की ज़रूरत है, बिना उस सामान के मेरा चल नहीं सकता कुछ, तो वो सामान मेरे लिए कंज्यूमर गुड्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ मुझे कुछ अपना फ़ायदा नहीं दिख रहा है, वहाँ मुझे सिर्फ अपनी एक ज़रूरत समझ में आ रही है। जैसे मिसाल के तौर पे ये मार्कर है मेरे पास, मैं इससे पढ़ाता हूँ। अब ये मार्कर मेरे लिए नीड है, मेरे लिए क्या नीड है, क्योंकि बिना इस मार्कर के मैं इस बोर्ड पर पढ़ा नहीं सकता। तो ये मार्कर मेरे लिए कंज्यूमर गुड्स हो गया। समझ में आया? सेकंड आता है कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स का मतलब होता है पूंजीगत वस्तुएं, पूंजीगत वस्तुएं। अब कैपिटल गुड्स में क्या रहेगा कि हमारा सेटिस्फैक्शन पूरा होता है कि नहीं होता है, बस इसमें ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि हमें अगर किसी भी वस्तु को, किसी भी कमोडिटी को हम कंज्यूम कर रहे हैं, उसका यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पर हमारा प्रॉफिट भी कहीं ना कहीं छिपा हो, यानी हमारा पर्पस क्या हो, हमारा इरादा क्या हो। पहले तो हमारी नीड एंड वांट्स तो फुलफ़िल हो ही, उसके साथ साथ उसमें हमारा प्रॉफिट भी हो, फ़ायदा भी हो।
जैसे अब यही मार्कर का एग्जांपल मैं फिर ले लेता हूँ। मान लीजिए मैं इस मार्कर को सेल करता हूँ, मैं एक सेलर हूँ और इसको सेल करता हूँ। तो मैं इसको सेल करता हूँ, ना कि अपने पर्पस के लिए यूज़ करता हूँ। जब इसको सेल करूँगा तो कुछ पैसे का सेल करूँगा, और जब पैसे का सेल करूँगा मुझे कोई ना कोई प्रॉफिट भी आएगा। तो जब प्रॉफिट आया तो अब ये मार्कर मेरे लिए क्या हुआ, अब ये मेरे लिए कैपिटल गुड्स हो गया, क्योंकि अब यहाँ मुझे प्रॉफिट भी मिल रहा है। यानी वो सामान, वो गुड्स जिसको आप सेल आउट करें और साथ साथ आपको उसमें प्रॉफिट भी मिले, या तो उसको यूज़ करें या यूज़ करें। अब देखिए, स्कूल में मार्कर का यूज़ होता है, तो ये मार्कर स्कूल के लिए प्रॉफिट भी देगा, उसकी नीड्स एंड वांट्स को भी पूरा करेगा। नीड एंड वांट्स क्या पूरा करेगा, बोर्ड पर लिखेंगे और बच्चों को पढ़ाएंगे। अब प्रॉफिट कैसे हुआ, इसको लिखने से पढ़ाते हैं, बच्चों से फीस लेते हैं और उसके ज़रिए उनको थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ जो भी प्रॉफिट होता है वो होता है ना। तो डिपेंड करता है कि कोई भी वस्तु, कोई भी सामान वो कंज्यूमर गुड्स है कि कैपिटल गुड्स है, ये डिपेंड ये करता है कि इसको कब, कैसे और किस पर्पस से यूज़ किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि कोई भी सामान हमेशा हमेशा के लिए वो फिक्स होता है कि नहीं ये सामान कंज्यूमर गुड्स ही है, ये सामान कैपिटल गुड्स ही है, नहीं पता कर सकते। डिपेंड करता है कि उसका यूज़ क्या है। तीसरा आता है आपका फाइनल गुड्स। फाइनल गुड्स का मतलब होता है अंतिम वस्तुएं। फाइनल का मतलब अंतिम, फाइनल। देखिए फाइनल का मतलब क्या हुआ कि कोई चीज़ बन करके तैयार हो और बस उसको मार्केट में सेल कर देना, यानी द कमोडिटी विच इज़ रेडी टू सेल इन द मार्केट, वही कहलाता है आपका फाइनल गुड्स। यानी जब किसी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन होता है तो उसमें कई सारे प्रोसेस होते हैं। रॉ मटेरियल पहले लाया जाता है, उस रॉ मटेरियल को और अच्छा किया जाता है, फिर उसको मशीन में इनपुट किया जाता है, मशीन कई स्टेप में उसको बनाती है, फाइनल स्टेप में प्रोडक्ट तैयार होता है, फिर उसकी पैकिंग करते हैं, उसमें एमआरपी वगैरह डिसाइड करके उस पर टैग कर देते हैं। तो बहुत सारा स्टेप होता है, लेकिन जब फाइनल स्टेप पूरा हो जाता है कि बस अब मार्केट में इसको भेजना है, तो वही कहलाता है हमारा अंतिम वस्तुएं। और अंतिम वस्तुएं की जो ये कॉस्ट होती है, इसकी जो प्राइस होती है, उसको हम लोग नेशनल इनकम में जोड़ते हैं। इस बात को ध्यान दीजिएगा। ऐसा नहीं है कि रॉ मटेरियल लेकर के आए, एक स्टेप में आप सामान बनाए, अभी वो 10% भी नहीं बना और उसकी इनकम को, उसमें जो कॉस्ट लगी है उसको आप नेशनल इनकम में जोड़ना शुरू कर दिया। नहीं, जब प्रोडक्ट फाइनली बन करके तैयार हो जाता है, व्हेन द प्रोडक्ट इज रेडी टू सेल इन द मार्केट, देन इट इज एडेड टू द नेशनल इनकम। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ये फाइनल गुड्स जो होता है वो रेडी टू यूज़, रेडी टू बाय, रेडी टू सेल होता है और इसको नेशनल इनकम में ऐड कर दिया जाता है। लास्ट है आपका इंटरमीडिएट गुड्स यानी मध्यवर्ती वस्तुएं। मध्यवर्ती वस्तुएं का मतलब ये होता है कि इसका बिल्कुल अपोजिट होता है। ये फाइनली बन के तैयार नहीं होती हैं और ना ये नेशनल इनकम में जोड़ी जाती हैं। ये बाउंड्री लाइन को भी क्रॉस नहीं करती। ये बाउंड्री लाइन क्या होता है? बाउंड्री लाइन का मतलब ये होता है कि ऐसा प्रोडक्ट जो बन करके तैयार हो जाए, अब मार्केट में इसको सेल करना है। यानी जब वो मार्केट में सेल करने के लिए तैयार रहे तो उसको बोलते हैं बाउंड्री लाइन को क्रॉस कर जाता है, यानी सीमा रेखा के प्रोडक्शन ऑफ बाउंड्री लाइन को क्रॉस कर जाना, है ना, यानी सीमा रेखा को बाहर कर जाना, वो कहलाता है आपका। ये फाइनल गुड्स में ऐसा होता है कि आपका प्रोडक्ट जो है बाउंड्री लाइन को, यानी किसकी बाउंड्री लाइन? प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन। तो जब कोई चीज़ प्रोडक्शन के बाउंड्री लाइन को क्रॉस कर जाएगा, यानी अब वो बिकने के लिए तैयार है। और इंटरमीडिएट गुड्स में ऐसा नहीं है, ये मध्यवर्ती वस्तुएं होती हैं, यानी बीच में भी इसका स्टेप बना हुआ है। ये प्रोडक्शन ऑफ बाउंड्री लाइन को क्रॉस नहीं करती। तो जब ये प्रोडक्शन ऑफ बाउंड्री लाइन को क्रॉस नहीं करती हैं, अभी पूरी तरीके से फाइनलाइज नहीं हुआ है, तो क्या इसकी प्राइस को हम लोग नेशनल इनकम में ऐड करेंगे? नहीं कर सकते, क्योंकि फाइनली अभी ये तैयार नहीं है।
तो ये चारों हो गया आपका टाइप्स ऑफ कमोडिटी। लेकिन जो पहला टाइप था कंज्यूमर गुड्स, इसके अगेन सब डिवाइड अगर कर दें तो इसके 4 और टाइप्स बन करके आते हैं। ये जो कंज्यूमर गुड्स है इसके 4 टाइप और बन करके आते हैं। पहला आता ड्यूरेबल गुड्स, हिंदी में बोलते हैं टिकाऊ वस्तुएं। टिकाऊ वस्तुएं का मतलब ये हो गया कि आपकी जो वस्तु है वो टिकाऊ हो, ज़्यादा दिन तक चले, है ना। यानी इसका मतलब होता है कि द कमोडिटी विच इज़ यूज फॉर द लॉन्ग टर्म, यानी लॉन्ग टर्म के लिए जो यूज़ हो। अब लॉन्ग टर्म का मतलब होता है 1 साल से ऊपर, यानी 2 साल, 4 साल, 10 साल। मिसाल के तौर पर आपके पास बाइक है, तो बाइक ऐसा तो है नहीं कि बस 2-4-6 महीने चलेगी उसके बाद बेकार हो जाएगी, उसको नहीं यूज़ कर सकते, ऐसा नहीं है। आप 2 साल, 4 साल, 10 साल भी यूज़ कर सकते हैं। तो वो इसीलिए उसको बोलते हैं ड्यूरेबल गुड्स। ड्यूरेबल का मतलब ये है कि समय समय तक उसको यूज़ कर सकते हैं। फिर और आपका रेफ्रिजरेटर आ जाता है ना, टेलीविज़न आ जाता है। ये सब क्या है? ये सब आपका टिकाऊ वस्तुएं यानी ड्यूरेबल गुड्स है। इन सबको आप 2 साल, 3 साल, 4 साल, 10 साल आप यूज़ कर सकते हैं। सेकंड आता है सेमी ड्यूरेबल गुड्स, यानी अर्ध टिकाऊ वस्तुएं, यानी जो आधा यूज़ हो, लगभग 1 साल, लगभग 1 साल। कोई सब फाइनल नहीं है कि 1 साल ही है, लगभग 1 साल के आसपास। अब वो 8 महीने भी हो सकते हैं, 9 महीने हो सकते हैं, या 1 साल से थोड़ा सा ज़्यादा भी हो सकते हैं, 13 महीने, 14 महीना, 15 महीने, उसी के आसपास हो, तो उसको बोलते हैं अर्ध टिकाऊ वस्तु यानी सेमी ड्यूरेबल गुड्स। मिसाल के तौर पे कोई ऐसी चीज़ है जो 1 आध साल तक आप यूज़ कर सकते हैं। हाँ, जैसे आपका ट्यूबलाइट हो गया। ट्यूबलाइट ऐसी चीज़ है जो ज़्यादातर आप देखते होंगे 1 साल या 8 महीने, 9-10 महीने के आसपास चलती है। या बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक किट्स ऐसे होते हैं जो 1 आध साल तक चलते हैं, है ना। या आप कुछ ऐसी वस्तुएं, खाने की भी चीज़ें होती हैं जो 1 आध साल कर चलती हैं। अभी जैसे गेहूं वगैरह हो गया, है ना, चावल है, तो इसको ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए अगर स्टॉक में कर लेंगे तो यह ख़राब होने लगता है ना। तीसरा आपका आता है नॉन ड्यूरेबल गुड्स, यानी गैर टिकाऊ वस्तुएं। अब नॉन ड्यूरेबल यानी इसमें समय ही ना लगे, बिल्कुल सभी, ना तो लॉन्ग टर्म लगे ना। अब ये देखिए लॉन्ग टर्म के लिए था ड्यूरेबल गुड्स, ये आपका शॉर्ट टर्म के लिए था अर्ध टिकाऊ वस्तु यानी सेमी ड्यूरेबल गुड्स। अब नॉन ड्यूरेबल यानी जिसमें वक्त ही ना लगे। अब कोई ऐसा प्रोडक्ट हो जिसको हम एक बार यूज़ करें, दोबारा उसको यूज़ ही ना करें। अब हम आपसे पूछे, बताइए कोई ऐसा एग्जाम्पल जिसको एक बार हम यूज़ करें और दोबारा यूज़ ना करें, उसी को बोलते हैं नॉन ड्यूरेबल गुड। तब आप कहेंगे सर च्युइंगम, बस खाया, फुलाया, थूक दिया। तो ऐसा एग्जाम्पल मत लीजिएगा कि च्युइंगम एक बार खाया और थूक दिया। तो नॉन ड्यूरेबल गुड्स में कुछ ऐसा एग्जाम्पल लीजिए, थोड़ा अच्छा लगे। अब कोई ऐसी चीज़ बताइए जो एक बार यूज़ करते हैं, दोबारा यूज़ नहीं करते हैं। अब जैसे मैं बात करूँ मिल्क का, है ना, घी की बात करूँ, है ना, बटर की बात करूँ, तो इन खाने वाली चीज़ें हैं। और पेट्रोल, डीजल क्या है, ये सब एक बार यूज़ करेंगे। अब पेट्रोल एक बार बाइक में ख़त्म हो गया या डीजल आपके 4 व्हीलर में ख़त्म हो गया, तो क्या वही डीजल आप फिर से पा सकते हैं? नहीं, आपको फिर से जाकर पेट्रोल पंप पर उसको फिल करवाना होता है। इसी तरह दूध है, घी है, बटर है, ये सब क्या एक बार कंज्यूम कर लिया आपने, ग्रहण कर लिया, आपके पेट में गया, दोबारा उसको रीयूज़ नहीं कर सकते, रिकंज्यूम नहीं कर सकते हैं। लास्ट आपका आता है सर्विसेज, सेवाएं। देखिए सेवाएं, सर्विसेज का मतलब क्या होता है? सर्विसेज भी एक तरह का आपका गुड्स है या कमोडिटी है, टाइप ऑफ कमोडिटी है। क्यों ऐसा है? बस ये एक ऐसी कमोडिटी है जिसको हम छू नहीं सकते, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, लेकिन छू नहीं सकते। जैसे आपको कोई चीज़ बताई जा रही है या पढ़ाई जा रही है, टीचर आपको कोई चीज़ पढ़ाता है, तो पढ़ाना आप उसका देख सकते हैं, हाँ वो पढ़ा रहा है, उसको आप महसूस भी कर सकते हैं, सुन भी सकते हैं, लेकिन उसका पढ़ाना यू कैन नॉट टच, आप उसको छू नहीं सकते। इसको बोलते हैं इंटैंजिबल कमोडिटी। इसको ये इंटैंजिबल होता है, इंटैंजिबल। या एक चीज़ और बोल सकते हैं नॉन फिजिकल, नॉन फिजिकल, नॉन फिजिकल, ये नॉन फिजिकल होता है, यानी गैर भौतिकी, इंटेंजिबल, जिसको हम छू नहीं सकते।
तो सर्विस एक ऐसी चीज़ होती है, डॉक्टर क्या करता है, वो एक सर्विस देता है, वकील क्या करता है, वो भी एक सर्विस देता है, टीचर एक सर्विस देता है ना। तो अगर डॉक्टर एक सर्विस देख रहा है, वो पेशेंट को देख रहा है, तो डॉक्टर का देखना पेशेंट को, उसका ट्रीटमेंट करना, वो ट्रीटमेंट उसकी एक्टिविटी को आप देख सकते हो, महसूस भी कर सकते हो, कान से सुन भी सकते हो, बट उस सर्विस को टच नहीं कर सकते। क्या उसको टच कर सकते हो? तो फीलिंग जो होती है वो टच नहीं होती है, वो इंटेंजिबल होती हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। इसमें ये टाइप्स हैं चारों आपके टाइप्स ऑफ कमोडिटी के, और इसको अच्छे से आप लोग स्टडी करिएगा। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे और मैक्रो इकोनॉमिक्स में और भी चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।